ओके, सो आई होप आपने पिछला सेशन एक बार लास्ट में जैसा मैं बोल के गई थी अब तक जो पढ़ा है वो रिकॉल करो कर दिया होगा। हमने लास्ट क्लास में ये सीखा कि कोई सेट ऑफ रूल्स एक्ट कैसे बनता है। अब हम सीधा सीधा शुरू करते हैं तुम्हारे कोर्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट से, विच इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इनमें से हमने एक्ट तो समझ लिया, इंडियन समझते हैं और फिर कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं, विच इज द मेन पर्पस। कॉन्ट्रैक्ट्स के रिलेटेड इस पूरे चैप्टर में रूल्स बनाए गए हैं। सिंपल भाषा में बोलो तो जब भी सौदा होता है एक इंसान का दूसरे इंसान के साथ, तो क्या नियमों को पालन करना होता है वो सब इस चैप्टर के अंदर हमको सिखाए गए हैं। बट अब से एक याद रखना चीज, जैसे फिल्मों की अपनी अलग दुनिया होती है और अपने अलग उसूल होते हैं ना, जस्ट लाइक दैट लॉ की अपनी अलग एक दुनिया है और उसके वर्ड्स का अपना अलग ही एक मीनिंग है। आई रिपीट, और इस बात को घोंट कर पी लेना, सीए फाइनल तक याद रखना है तुमको। लॉ की अपनी अलग एक दुनिया है और अपनी दुनिया में, छोटी सी दुनिया में, लॉ अपने ही शब्दों का, जो तुम रेगुलरली सुनते हो उन शब्दों का भी अपना ही अलग एक मतलब देकर बैठा है। मीनिंग अलग होगा, वर्ड्स भले सेम दिखेंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देखिए। एक्ट का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जनरल इंग्लिश में बोलो तो एक्ट का मतलब कोई एक्शन, पढ़ाना, गाना, डांस करना, एक्शन है ना। एक्ट का मतलब वो होता है नॉर्मल इंग्लिश में, डिक्शनरी मीनिंग में बोलो तो। लेकिन इधर तो एक्ट का मतलब कुछ और ही था, है ना। रूल्स बनाना, लोकसभा में पेश करना, राज्यसभा में पेश करना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के परमिशन लेना, फिर बनता था एक्ट, तो उसको बोलते थे एक्ट। प्रूव हुआ ना, लॉ की अपनी एक अलग दुनिया है और अपनी दुनिया में जो भी वर्ड्स वो यूज करेगा उसके अपने अलग ही मीनिंग है। इसीलिए आप जब भी कोई एक्ट पढ़ेंगे ना, जैसे मैंने आपको बताया था, आप कौन सा एक्ट पढ़ोगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ोगे, पार्टनरशिप एक्ट पढ़ोगे, पार्टनरशिप अकाउंट्स कर चुके हो पर उसके कानूनी नियम पढ़ोगे, है ना। जब भी कोई एक्ट पढ़ोगे तो दो चीजें हमेशा याद रखना, उनमें इस्तेमाल होने वाले शब्दों का मीनिंग तुम्हें दिया जाएगा उसी के अंदर, क्योंकि इसकी अपनी अलग एक दुनिया है और उसमें शब्दों का अपना ही मीनिंग है, ठीक है। और वो मीनिंग अधिकतर आई एम सेइंग नॉट ऑलवेज, अधिकतर बारी वो मीनिंग जो है, अब लॉ में क्या होता है, जैसे पेज नंबर्स अपन बोलते थे ना आज तक बुक के अंदर, वैसा नहीं होता। लॉ के अंदर तुमने मूवी में देखा ही है, धारा सो एंड सो के तहत इनको सजाए मौत सुनाई जाती है। धारा मीन्स कोई लड़की नहीं, धारा को इंग्लिश में हम कहते हैं सेक्शन। सेक्शन क्या कहते हैं? यहाँ पर पेज नंबर से हम कोई रेफरेंस नहीं देते, यहाँ पर हम कैसे रेफरेंस देते हैं? कोई चीज पढ़नी है तो उस सेक्शन में चले जाओ, सेक्शन नंबर 2 में चले जाओ, सेक्शन नंबर 3 में चले जाओ, ऐसा कहते हैं, सिंपली बताओ तो, ठीक है। तो मैं क्या कह रही थी, मीनिंग्स हर एक्ट में जो शब्द इस्तेमाल में होंगे उनकी डेफिनेशन कहाँ दी होती है? अक्सर अधिकतर बारी सेक्शन नंबर 2। इसका मतलब क्या? हर एक्ट पहले सेक्शन से शुरुआत करता है, यस। जैसे हर क्रिकेट मैच 0 रन से शुरू होती है वैसे ही होता है इधर भी। तो हर एक्ट का, लगभग हर एक्ट का सेक्शन नंबर 2 क्या बताता है? वर्ड्स का मीनिंग्स। जैसे तुम इंग्लिश में चैप्टर के एंड में पढ़ते थे ना, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स यूज, जस्ट लाइक दैट, मीनिंग्स। कौन से सेक्शन में होता है? सेक्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो ये पहली चीज जो तुमको चैप्टर शुरू करने से पहले सेट करनी है। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग और इधर जो भी हम वर्ड्स अभी सीखेंगे उनका मीनिंग कहाँ दिया हुआ है? सेक्शन 2। घबराना मत, ये सेक्शन याद करवाना मेरी जवाबदारी है, एंड मैं प्रॉमिस मैं आपको याद करवा के दम लूंगी। सो अभी उसकी चिंता मत करो, अभी सिर्फ समझो बातों, ठीक है। ओके, ये तो क्लियर हुआ कि डेफिनेशंस एक्ट के अंदर जो भी वर्ड्स यूज होते हैं उनके डेफिनेशन या मीनिंग्स दिए होते हैं सेक्शन नंबर 2 में। सेक्शन नंबर 1 में क्या होता है फिर? सेक्शन नंबर 1 ये बताता है कि ये जो हमने नियम बनाए हैं क्या वो सिर्फ गुजरात में लागू होते हैं, या वो पूरे इंडिया में लागू होते हैं, या वो कहाँ कहाँ लागू होते हैं इंडिया के अंदर और किधर किधर लागू नहीं होते। एप्लीकेबिलिटी बताता है।
जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने सबके लिए एक जनरल रूल बनाया कि 3 मई तक, सॉरी मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने एक और अनाउंसमेंट किया कि हमारा जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड किया जा रहा है टिल 3 मई, लेकिन वो सब पे एप्लीकेबल नहीं था। फॉर एग्जाम्पल कच्छ, गुजरात के भी सारे रीजन्स में वो एप्लीकेबल नहीं है। जहां पर खतरा ज्यादा है कोरोना वायरस का, वहां पर 3 मई तक बंद है। जहां पर खतरा कम है उधर 3 मई तक लॉकडाउन नहीं रहेगा। मतलब 3 मई तक लॉकडाउन रहने का जो रूल बनाया गया, उसके साथ ये भी बताया गया कि ये रूल इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ एप्लीकेबल यानी कि लागू होएगा। क्लियर कर दिया गया कि जिधर जिधर रेड जोन्स हैं यानी कि कोरोना का खतरा ज्यादा है, सिर्फ उधर 3 मई तक बंद रहेगा, बाकी पे 20 अप्रैल तक बंद करके वी विल ऑब्जर्व। यानी जब भी कोई नियम बनाया जाता है तो उसको कहाँ कहाँ लागू करा जाता है वो बताया जाता है। वैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बनाया गया तो कहा गया ये किधर लागू होंगे ये वाले नियम, तो कहा पूरे इंडिया में लागू होंगे, एंटायर इंडिया अलावा जम्मू एंड कश्मीर, except the state of Jammu and Kashmir. Where is it applicable? किधर किधर लागू पड़ेंगे ये नियम? पूरे इंडिया में, except सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के। ये बताता है एप्लीकेबिलिटी। यानी जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया तो उन पे ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू नहीं होगा, क्योंकि वो ना हिंदुस्तान का हो पाया है अभी तक, ना पाकिस्तान का हो पाया है, क्योंकि डिस्प्यूट था। तो उसके ऊपर कौन सा ये इंडिया का लॉ भी लागू नहीं हो सकता, उनका अपना ही लॉ चलता है। ठीक है, तो सेक्शन 1 क्या बताता है कि वेयर इट इज एप्लीकेबल, सेक्शन 2 क्या बताता है, डेफिनेशंस, मीनिंग्स। ठीक है, यहाँ तक हमने एक्ट का मीनिंग तो समझ लिया कॉमन कि कैसे बनता है एक्ट, पिछले सेशन में। इंडियन का मीनिंग भी समझ लिया, व्हेन वी से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब होल इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब हमको अटैक करना है इस वर्ड पे कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, मान लो अब एक डिस्क्लेमर, आगे बताई जाने वाली सारी बातें रियलिटी से कोई वास्ता नहीं रखती, मन गढ़ंत कहानी है। डिस्क्लेमर देना जरूरी है कि मेरी पिटाई ना हो जाए। सो अज्यूम करो कि सीए सीमा जो कि मैं हूँ, मैंने एसआरके को फोन किया, मेरे फ्रेंड है यार, शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड मेरे फ्रेंड है। मैं उनको फोन करती हूँ और कॉल करके बोलती हूँ, सर आई वांट टू मेक अ मूवी, आई हैव अ ग्रेट पैशन, आई हैव अ क्रिएटिविटी प्रो, यू नो, मूवी बनाने का प्लान है सर, आप क्या मेरी मूवी में मेन हीरो का किरदार निभाएंगे? सर 10 करोड़ मेरा बजट है आपकी फीस का। पर पता है आप टाइटल सोचो सर, टाइटल एक ऐसा कंसेप्ट पे हम मूवी बना रहे हैं जिसमें आपके अलावा कोई फिट ही नहीं बैठ सकता ना सर, इसीलिए आई हैव कॉल्ड यू। मूवी का नाम रहेगा कहानी सीए स्टूडेंट की, मूवी का नाम रहेगा कहानी सीए स्टूडेंट की। सर हु बेटर टू रिप्रेजेंट अ सीए स्टूडेंट देन यू सर, you are best for this role। सर को पता है, मक्खन लगा। एसआरके को मैंने पूछा, will you become a lead hero in my film for ₹10 crores? सर का पता है क्या, और पिक्चर का नाम कहानी सीए स्टूडेंट की। सर का तुरंत जवाब, हे सीओ, of course I will be obliged to work with you। He said, of course, मैं तो बहुत ज्यादा खुश होऊंगा, मतलब मैं तो बहुत अच्छा फील करूंगा, बड़ा फील करूंगा तुम्हारे साथ काम करके। I said, अरे वाह सर, इसका मतलब उन्होंने मेरा ऑफर कबूल किया। जो मैंने पूछा था कि क्या आप मेरी पिक्चर में काम करेंगे सर, 10 करोड़ रुपए के बदले में, दैट वॉज एन ऑफर। क्या था वो ऑफर? फिल्म ऑफर करी मैंने सर को, बदले में उन्होंने क्या बोला, वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, he will be very happy to work with me। यानी he accepted, he said I agree to work with you। यानी कि उनको मेरा ऑफर कबूल था। इस चीज को लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या बोला जाता है, एक्सेप्टेंस। अब तक हमने क्या पढ़ा कि सीमा ने एसआरके को ऑफर दिया,
कि क्या आप मेरी मूवी में काम करोगे 10 करोड़ रुपए के बदले में, और SRK सर ने उसको एक्सेप्ट किया। जैसे ही सर ने कबूल है कबूल है कबूल है बोल दिया फॉर द मूवी, वैसे ही सर ने वादा दे दिया मुझे। क्या दे दिया? वादा और प्रॉमिस। हम दोनों के बीच में क्या बन गया? एक वादा। आई रिपीट, वादा यानी कि अब ना सर पलट सकते ना मैं पलट सकती हूँ। वादा रहा कि हम आपको लीड हीरो बनाएंगे और आप हमारे लिए एक्टिंग करेंगी। अब तक 3 टर्म्स आए, ऑफर, एक्सेप्टेंस, प्रॉमिस। ये डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं अभी, तो आप मतलब समझते रहिएगा। मजाक मजाक में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। जैसे ऑफर एक्सेप्ट हो गया, कबूले कबूले मतलब 2 लोगों के बीच में एक वादा क्रिएट हो गया, ठीक है। अ प्रॉमिस हैज बीन क्रिएटेड। अ प्रॉमिस जिसमें ही हैज गिवन अ प्रॉमिस, या वादा दिया है सर ने कि वो मेरी फिल्म में एक्टिंग करेंगे, और मैंने वादा दिया है 10 करोड़ रुपए दूंगी। और ये गेटिंग है। अब 2 और नए टर्म्स दिख रहे हैं। जो इंसान ऑफर देता है, मैं ऑफर दे रही थी तो मुझे क्या कहा जाएगा? ऑफरर। क्या कहा जाएगा मुझे? ऑफरर। डेफिनेशन नंबर 4। और जिसको ऑफर दिया जाता है, जिसको ऑफर दिया जाता है, इधर हम किसको ऑफर दे रहे थे? SRK सर को। उन्हें क्या कहा जाता है? ऑफरी। आई रिपीट, यानी डेफिनेशन नंबर 5 हमारी रहेगी। जो ऑफर देता है, यहाँ पर मैं ऑफर दे रही थी SRK सर को, बहुत बड़ा ब्रेक दे रही थी मैं उनको मेरी मूवी में लीड हीरो का रोल निभाने का, तो आई बिकम ऑफरर। जिसको ऑफर दिया जाता है वो कहलाता है ऑफरी, ठीक है। ओके, यहां तक हम पहुंचे थे प्रॉमिस तक। मैंने ऑफर दिया, सर ने एक्सेप्ट किया, सर के एक्सेप्ट होते ही अब मेरा ऑफर क्या बन चुका है? प्रॉमिस। अब हमारे बीच एक प्रॉमिस बन चुकी है, और क्योंकि अब प्रॉमिस बन चुकी है तो फिर हम लोग का नाम, डेजिग्नेशन भी बढ़ेगा। जैसे ही 2 लोगों के बीच में प्रॉमिस हो जाता है तो हम अब ऑफर और ऑफर ही नहीं रहते, उसके बाद हम बन गए प्रॉमिसर प्रॉमिसी। ये सर बनेंगे, समझ आया? बस ऑफर और ऑफरी की जगह पे अब हमारा औहदा चेंज हो जाएगा, क्योंकि मेरा ऑफर एक्सेप्ट हो चुका है। तो अब मैं बन जाऊंगी प्रॉमिसर, सर बन जाएंगे प्रॉमिसी, ठीक है। यहां तक क्लियर है? मैंने क्या कहा था यहां तक, ठीक है। यहां तक मैंने क्या कहा था कि मुझे अब क्रिएटिविटी जागी, मुझे CA स्टूडेंट्स का दर्द और इतने दर्द के बाद पास होने की खुशी, ये पूरा स्ट्रगल शो करना था स्क्रीन पे। तो मैंने सोचा क्यों ना एक मूवी बनाई जाए कहानी CA स्टूडेंट्स की। सर को ऑफर दिया, सर ने ऑफर एक्सेप्ट किया, हम दोनों के बीच प्रॉमिस हुआ। इस प्रॉमिस के बनने से पहले मैं ऑफरर थी, सर ऑफरी थे। प्रॉमिस बनते ही मैं प्रॉमिसर बन गई, सर प्रॉमिसी बन गए। यानी इतने जो नंबर्स हमने लिखे हैं उनको मैंने हिंदी में तो आपको समझा दिया। लेट्स लुक एट, ये कहानी अभी और आगे बढ़ेगी, कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त, सो जस्ट वेट। ये कहानी आगे और बढ़ेगी, लेकिन अब तक जो ये 5 हमने नंबर करे हिंदी में डेफिनेशंस को समझाए, उनको इंग्लिश में सेट करते हैं। अब सेट करने के लिए तुम बिल्कुल भी घबराना मत। मैं कोई रेफरेंस बुक यूज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ हमारी इंस्टीट्यूट का मटेरियल, बुक्स यूज कर रही हूँ। वो बुक जो तुम्हारे घर पे इंस्टीट्यूट भिजवाएगा। लेकिन अभी तक आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारे पास वो बुक्स नहीं है, तो डोंट वरी, हमारे इंस्टीट्यूट की बुक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं। मैं उसकी PDF अपने वीडियो के नीचे शेयर कर चुकी हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और ये जो मैं रीड कर रही हूँ वो आप देख सकते हो। जो बिल्कुल भी डरना नहीं है। यू कैन डाउनलोड द नोट्स ऑफ चैप्टर 1। किसके हैं? ICAI, हमारे इंस्टीट्यूट के ही हैं। उसको आप नीचे से लिंक में, बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, और वहां से ही मैं रीड कर रही हूँ, आप उधर देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। आई होप आपने डाउनलोड कर दिया है। सबसे पहले ऑफर की डेफिनेशन पढ़ रही हूँ मैं।
मैंने क्या कहा था? जब एक इंसान दूसरे इंसान को पूछता है, थोड़ी डिटेलिंग करूंगी अब मैं, ठीक है, इंग्लिश में सेट करवाने के लिए। जब एक इंसान दूसरे इंसान को पूछता है, क्या पूछता है? मेरे लिए एक्टिंग का काम करोगे क्या? यानी कि क्या आप मेरे लिए लीड हीरो बनोगे क्या? बदले में मैं आपको कुछ पैसे दूंगी। जब एक इंसान दूसरे इंसान से पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए कोई काम करोगे, विल यू डू समथिंग फॉर मी, विद द इंटेंशन, इस इरादे के साथ कि जैसे ही सर हाँ बोल देंगे तो हम लोग एक वादे में बंध जाएंगे। और सर की मंजूरी लेना ही मेरा इरादा था। मेरा इरादा क्या था? कि ऐसा ऑफर दूं कि सर मना कर दें, या मेरा इरादा ये था ऐसा ऑफर देना है कि सर हाँ ही बोले, है ना? तो जब एक इंसान दूसरे इंसान से पूछता है कि क्या आप मेरे लिए कोई काम करोगे, किस इरादे से पूछता है? कि सामने वाले की मंजूरी लेने है। किस इरादे से पूछता है? कि सामने वाले की मंजूरी लेनी है। जब एक इंसान दूसरे इंसान को कोई काम करोगे क्या, ये इस इरादे से पूछता है कि उसकी मंजूरी लेनी है, तो हम कहते हैं एक इंसान ने दूसरे इंसान को क्या दिया? ऑफर दिया। इसी को इंग्लिश में पढ़ती हूँ, ठीक है? अ पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। प्रपोजल, ऑफर एक ही बात है। एक इंसान कहा जाएगा कि ऑफर दे रहा है when he signifies, यानी कि बताता है अनदर इंसान को his इच्छा टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, कुछ काम करने की इच्छा या कुछ काम ना करने की इच्छा, with a view या with an intention to obtain the assent of that other, to obtain the assent of that other to such act or abstinence. अब पता पड़ा लॉ क्या होता है? डोंट वरी, आई विल मेक इट वेरी सिंपल। मैं कुछ चीजें मिटाऊंगी, आप इनको नोट करोगे, पीछे जाकर पॉज करके आप इनको नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफर में क्या कहा? जब एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी बात बताता है, इच्छा बताता है, मूवी बनाने की इच्छा, इस इरादे से कि सामने वाले की मंजूरी लेनी है कोई काम करने के लिए। पहले इससे समझो, एक हाफ पहले। When a person signifies his willingness, क्या करता है? When a person signifies his willingness, इच्छा जताता है क्या करने की? To do something, कुछ काम करने की। मैं सर को क्यों शेयर की कि मैं मूवी बना रही हूँ कहानी से ये स्टूडेंट की? क्योंकि मुझे मन में ये था कि सर को लीड एक्टर बनने के लिए मंजूरी लेनी है। मेरे मन में इंटेंशन क्या था? टू ऑब्टेन द कंफर्मेशन फ्रॉम एसआरके सर। किस इरादे से मैंने सर को बोला था? विद द इंटेंशन टू ऑब्टेन कंफर्मेशन। कंफर्मेशन को इधर थोड़ा हैवी भाषा में बोलते हैं, मंजूरी को बोलते हैं ये लोग एसेंट। क्या बोलते हैं मंजूरी को? एसेंट, ठीक है? तो ऑफर क्या होता है? विलिंगनेस टू डू समथिंग प्लस इंटेंशन टू ऑब्टेन एसेंट। कब कहते हैं एक इंसान ने दूसरे इंसान को ऑफर दिया? जब एक इंसान दूसरे इंसान को अपनी विलिंगनेस जताता है मूवी बनाने की। किस इरादे से? विद द इंटेंशन टू ऑब्टेन मंजूरी ऑफ एसआरके सर। तब कहा जाता है कि मैं सर को ऑफर दे रही हूँ। इतना क्लियर है? अब सेकंड हाफ, ठीक है? अब मैं सेकंड हाफ पे चल रही हूँ। ये क्या हो गई कि भाई विद द इंटेंशन टू ऑब्टेन एसेंट। मैं समझाती हूँ। मान लो आप मेरे पास आए, आप सीए की इस चीज के बारे में आए, एप्लीकेशन फॉर्म भरने लिए, और बातों बातों में मैंने ऐसे ही तुमसे शेयर किया कि मैं एक मूवी बनाने का प्लान कर रही हूँ। इच्छा है कि सीए स्टूडेंट्स की, सीए के लाइफ की जर्नी पूरी एक पिक्चर में बनाई, कन्वर्ट करी जाए और सबको दिखाई जाए कि क्या होता है सीए बनने में स्ट्रगल। और उसमें सोच रही हूँ एसआरके सर को मैं साइन करूँ। तो ये ऑफर था क्या? मैंने तुमसे ऐसे ही शेयर किया कि मेरी इच्छा है कि ऐसी ऐसी एक फिल्म बनाऊं और सोच रही हूँ कि उसमें एसआरके सर को कास्ट करूं।
मैंने तुमको तो नहीं पूछा क्या तुम भी उसमें थोड़ी सी एक्टिंग करोगे क्या? आई रिपीट, मैंने सिर्फ तुमको पहला हाफ बताया। इच्छा है पिक्चर बनाने की, सीए का स्ट्रगल दिखाने की, सोच रही हूँ एसआर के सर को कास्ट करूंगी। उसके बाद ये बोल दिया होता ना तुम भी उसमें कोई छोटा मोटा रोल करोगे क्या, तो मैं तुम्हें ऑफर दे रही होती, क्योंकि उसमें विलिंगनेस टू डू समथिंग भी बताया मैंने, अपने कुछ काम करने की इच्छा भी बताई, और इस इरादे से कि आप उसके लिए हाँ बोलोगे उस काम को करने के लिए। बट मैंने आपको सिर्फ बताया और आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछा कि तुम उसमें एक्टिंग करोगे क्या। फिर से रिपीट करो, मैंने सिर्फ विलिंगनेस टू डू समथिंग तो बताया कि आई एम विलिंग टू मेक अ मूवी, विल यू एक्ट इन दैट, ये मैंने तुमसे नहीं बोला पूरी कहानी में, तुमसे मैंने पूछा ही नहीं। जब मैं किसी को अपने मन की बात बताती हूँ बिना इस इरादे के कि मुझे तुमसे मंजूरी लेनी है, तब मैं ऑफर नहीं दे रही। ऑफर मतलब मैं तुम्हें बता ही अपने मन की बात इसलिए रही हूँ कि तुम्हें वो काम करवाने के लिए हाँ बुलवाऊं। एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो मुझे अपनी एक्टिवा बेचनी है, 35,000 रुपीज में बेचनी है, और मैं तुम्हें आकर ये बात बताती हूँ कि यार सोच रही हूँ अच्छा भाव मिलेगा ना 35-40 हजार तो एक्टिवा बेच दूँ। हे बाय द वे तुम खरीदोगे क्या 35,000 रुपए में? सोचो, क्या ये ऑफर है? क्या ये ऑफर है? मैंने विलिंगनेस टू सेल एक्टिवा भी बताया, प्लस तुम्हारी कंफर्मेशन भी पूछी अपने सेंटेंस में, विल यू बाय इट फॉर 35,000 रुपीज। दोनों एलिमेंट्स है, विलिंगनेस टू डू समथिंग भी है, प्लस इंटेंशन टू ऑब्टेन योर कंफर्मेशन भी है, तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स एन ऑफर। समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 2, उसके लिए मैं थोड़ा सा ही मिटा रही हूं। डिफरेंट सिचुएशंस वी विल डिस्कस। क्या था ऑफर का मतलब है ऑफर का सिंपल मीनिंग क्या है, जब एक इंसान दूसरे इंसान को दो चीजें बताए, विलिंगनेस टू डू समथिंग और एब्सटेन टू डू। मैं इस हाफ पे आती हूँ, पहले फर्स्ट हाफ समझो, प्लस उसके अंदर क्या बोले, क्यों बोले अपने मन की बात, क्या करना है क्या नहीं करना है वो, with the intention to obtain another person's assent, यानी कि मंजूरी। जब ये दोनों चीजें मौजूद हो तो बनेगा ऑफर। ठीक है, पहला एग्जाम्पल में लिख रही हूं, तुम बताना ऑफर है या नहीं है। ये स्मार्ट स्टूडेंट मतलब तुम्हारी बात चल रही है। जब मैं स्मार्ट स्टूडेंट को ये पूछूं, क्या बताऊं, आई एम थिंकिंग टू सेल एक्टिवा फॉर ₹35,000, बस सिर्फ इतना बोल, तो क्या ये इक्वल टू ऑफर होगा या नॉट इक्वल टू ऑफर? व्हेन आई आस्क यू या व्हेन आई टेल यू कि यार मेरी इच्छा है कि अब बस मुझे एक्टिवा बेचनी है 35,000 रुपए में, बस इतना ही बोला है मैंने, तो क्या ये ऑफर है? सोचो, नहीं है। यस यू आर राइट, इट इज नॉट इक्वल टू ऑफर। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ करने की, एक्टिवा बेचने की इच्छा तो बताई, लेकिन तुमसे मंजूरी मांगने का तो कोई स्टेटमेंट बताया ही नहीं मैंने, तो दिस वाज नॉट एन ऑफर। इस बार सिर्फ इच्छा बता रही थी, तुम्हारे से मंजूरी लेना एक्टिवा बेचने की कि तुम खरीद रहे हो क्या, वो मैंने अभी तक
नहीं किया तो नॉट एन ऑफर। अब इसी में इस बार मैं तुम्हारे पास आती हूँ और बोलती हूँ कि आई एम थिंकिंग टू सेल एक्टिवा फॉर ₹35,000। फिर बोलती हूँ विल यू बाय इट, क्या तुम में से खरीदोगे? अभी ऑफर है या नहीं? कुछ काम करने की इच्छा भी जताई तुमको, प्लस तुमसे वो काम करने की मंजूरी भी ली, क्या तुम खरीद लोगे? मेरी एक्टिवा तुम ही इधर ही सेल हो जाए, तुम खरीद लो तो। फर्स्ट सेंटेंस इज एक्सप्रेशन ऑफ विलिंगनेस टू डू समथिंग टू सेल माय एक्टिवा। सेकंड सेंटेंस इज विद द इंटेंशन टू ऑब्टेन योर परमिशन, विल यू बाय माय एक्टिवा। जब इस तरह से हम किसी को कम्युनिकेट करते हैं तब कहा जाता है कि हम क्या दे रहे हैं, ऑफर। यानी जब भी किसी ने दूसरे को कुछ बताया, कुछ काम करने की इच्छा है, कुछ काम ना करने की इच्छा, और तुमको ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि तुम बताओ कि ऑफर है या नहीं, तो तुमको ऑफर की डेफिनेशन में देख लेने का कि इसमें फिट बैठ रहा है, क्या सेंटेंस इस तरह से बोला गया है कि उसमें कुछ काम करने की इच्छा भी है, बताई गई है, प्लस सामने वाले की मंजूरी भी ली गई है, तो वो ऑफर है, वरना वो ऑफर नहीं है। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी ऑफर की डेफिनेशन। ऑफर की डेफिनेशन का सेकंड हाफ पे चलते हैं। कुछ ऐसा बोला था व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज, यानी कि एक्सप्रेसेस, बताता है, व्यक्त करता है हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और एब्सटेन टू डू समथिंग। एब्सटेन मतलब कुछ काम ना करने का। ऐसा भी ऑफर होता है क्या? यस। आप लोग को याद हो जब आप बचपन में छोटे छोटे थे, आपकी मम्मी लोग पार्वती वाली सीरियल देखती थी, कौन सी? कहानी घर घर की, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एकता कपूर की बनाई हुई फिल्म सीरीज। उसमें पता है क्या होता था? एकता कपूर किस तरह से ऑफर देती थी, मैं तुम्हें अपनी सीरियल में मेन एक्ट्रेस का रोल दूंगी अगर तुम ये बात कबूल करो, एक्सेप्ट करो। तो ऑफर उसका कुछ ऐसा होता था, अगर तुम वादा करो कि जितने साल मेरी सीरियल चलेगी उतने साल तुम कहीं भी ना कोई ऐड करोगी, ना कोई पिक्चर करोगी, ना कोई और सीरियल करोगी, किसी और के पास इंडस्ट्री में काम नहीं करोगे। अगर ये मंजूर है तो कम मैं 1 करोड़ एनुअली या 6 मंथली के कॉन्ट्रैक्ट में तुमको साइन करने के लिए रेडी हूँ और तुम्हें लीड एक्ट्रेस बनाने के लिए रेडी हूँ। मतलब ऑफर कैसा दिया जा रहा है? कुछ काम ना करना जब मंजूर है। व्हाट वाज द ऑफर? कि अब तुमको अगर एक्ट्रेस का रोल एक्सेप्ट करना है तो तुमको ये वादा करना है कि हाँ एकता मैम, हम कहीं और कोई फिल्म, कोई सीरियल, कोई एड साइन नहीं करेंगे। इस बार मैं कैसा ऑफर दे दूं? आर यू रेडी टू नॉट टेक एनी फिल्म, एनी सीरियल, एनी एड टिल द टाइम यू आर वर्किंग विद मी? जब तक मेरे साथ काम कर रही हो तब तक कहीं और काम करना एक्सेप्ट नहीं करना होगा, तुम्हें ठुकराना होगा। क्या मंजूर है तो कम वर्क विद मी, अदरवाइज मैं आपको मेरी सीरियल में साइन नहीं करूंगा। ऐसे भी ऑफर होते हैं, रियलिस्टिक ऑफर दे रही हो तुम्हें। ऑफर में वादा क्या था? कुछ काम नहीं करने का वादा था, कहीं और सीरियल नहीं करने का वादा लिया जा रहा था। उसके बदले में एक्स्ट्रा पे करती थी एकता कपूर। एक तो उनकी लाइफ भी चमकाती थी और उनको एक्स्ट्रा पे भी करती थी एकता कपूर। आर यू गेटिंग इट? वन मोर एग्जांपल, आप सबने वो सॉन्ग सुना होगा देशभक्ति का 15 अगस्त या 26 जनवरी, आई लव माय इंडिया वाला, वतन मेरा इंडिया। आई एम नॉट अ सिंगर सो इट्स ओके, बेयर विद मी। वो सॉन्ग सुने? वो सॉन्ग कौन सी मूवी का था? परदेश मूवी का था। कौन सी मूवी का था? परदेश मूवी। उसकी जो मेन एक्ट्रेस थी ना, उसका नाम था महिमा चौधरी। उनको लॉन्च किसने किया था? बहुत ही फेमस डायरेक्टर ने, सुभाष घई। अब सुभाष घई ने महिमा चौधरी को पहली फिल्म दी थी, और सिर्फ पहली फिल्म ही नहीं, पहली फिल्म के साथ साथ उन्होंने उसको बोला था मैं और 5-6 फिल्म्स तुम्हें दूंगा
तुम ही उसमें मेरे लिए एक्ट्रेस रहोगी। पर अगर तुम्हें ये ऑफर कबूल है तो व्हाट वाज द ऑफर? जब तक मेरी सारी फिल्मों की शूटिंग नहीं हो जाती, मैं तुम्हें ऑफिशियली लॉन्च नहीं कर देता, तब तक, यानी कि फर्स्ट मूवी जो महिमा चौधरी की थी, वो जब तक सुभाष घई जी लॉन्च नहीं कर देते, रिलीज नहीं कर देते, वो उन्हें एक न्यू फेज इन द इंडस्ट्री के तौर पे इंट्रोड्यूस करना चाहते थे और उसका फायदा उठाना चाहते थे। तो उन्होंने बोला जब तक मैं तुम्हें लॉन्च नहीं करता, जब तक मेरी फिल्में खत्म नहीं हो जाती, तब तक तुम कहीं पर कुछ नहीं करोगी काम, पूरी इंडस्ट्री में किसी भी तरह का काम नहीं करोगी। ये मंजूर है तो मैं तुम्हें अपनी फिल्म दूंगा, वरना मैं तुम्हें अपनी फिल्म में एक्ट्रेस नहीं बनूंगा। अब मान लो आप वो एक्ट्रेस हो, तो आपको वादा क्या करना है? SRK सर को मैं कैसा ऑफर दे रही थी, क्या आप लीड हीरो की एक्टिंग करोगे, ऐसा दे रही थी, कुछ काम करने का ऑफर था। महिमा चौधरी को ऑफर कैसा जा रहा है, तुम किसी और के प्रोजेक्ट में एक्टिंग नहीं करने का वादा था, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, तो आई विल लॉन्च यू, तो आई विल गिव यू मनी, तो आई विल मेक अ लीड एक्ट्रेस इन माय मूवी। मतलब ऑफर नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव ऑफर, एब्सटेन टू डू समथिंग। तो ऑफर कुछ काम करने का भी होता है, ऑफर कुछ काम नहीं करने का भी होता है, उसके बदले में एक्स्ट्रा मनी ऑफ कोर्स ये लोग पे करते हैं। ऑफर कैन बी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब कुछ काम करने का ऑफर हो सकता है, नेगेटिव मतलब कुछ काम ना करने का ऑफर। ठीक है, दोनों ही किस इरादे से किए जाते हैं, सामने वाले पर्सन का मंजूरी हासिल करने के लिए, मंजूरी की हाँ मैं ये काम करूंगा, या मंजूरी की हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं ये 7 फिल्में जब तक नहीं हो जाती तब तक कहीं और काम नहीं करूंगी। Are you getting it? So what was the definition of offer? When a person signifies willingness to do something or abstain to do something with an intention to obtain another person's assent to do something or abstain to do something, then a person is said to be making an offer. Clear? Offer is willingness plus intention to obtain. ये पहली डेफिनेशन। गाइस यहाँ पर मैं एक चीज बहुत क्लियर कर दूं, तुमको कुछ 10-11 डेफिनेशंस बिल्कुल थरली प्रिपेयर करनी पड़ेगी, बिल्कुल थरली, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कम से कम 6 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर्स हैं? 6 चैप्टर्स हैं। ठीक है, और इन 6 चैप्टर्स में बिना ऑफर वर्ड यूज किए, बिना एक्सेप्टेंस वर्ड यूज किए कोई टॉपिक ही नहीं आ रहा। मतलब आगे के 6 चैप्टर्स तो आपको तब क्लियर होंगे, उसमें लिखी हुई बात तो तब समझ में आएगी जब तुम ऑफर का मतलब समझ पाओगे, जब तुम एक्सेप्टेंस का मतलब समझोगे, प्रॉमिसर कौन है, प्रोमिसी कौन है, ये सब जब समझोगे तब आगे 6 चैप्टर्स एकदम क्लियर रहेंगे। तो फॉर दीज 10 to 12 डेफिनेशंस वी आर गोइंग टू गो स्लो, बिल्कुल धीरे जाएंगे, तुम एकदम थरली प्रिपेयर करो, फिर हम गाड़ी भगाएंगे। ठीक है, ट्रेन भी चलते ही थोड़ी फुल स्पीड में चलती है, धीरे 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 स्पीड बढ़ाती है। सो डोंट वरी, कोई प्रेशर नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल थरली प्रिपेयर करो कि जब ऑफर वर्ड यूज हो तो तुम बिल्कुल क्लियर हो, तुमको वापस पीछे जाके डेफिनेशन नहीं देखनी, अरे ऑफर का मतलब क्या था वो तो याद दिलाओ। आर यू गेटिंग इट? ठीक है, सेकंड डेफिनेशन, यस यू कैन नोट इट डाउन।